हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गार्गी क्लासेस। डेट आज की 20th नवंबर 2021 और देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल आइडिया पेज से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो अभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज मेन थीम जो रहेगी वो है तीनों फार्म लॉज को रिपील करने से रिलेटेड। तो फर्स्ट आर्टिकल भी यही है, सेकंड आर्टिकल भी इधर यही है, थर्ड आर्टिकल भी यही है, इसके आगे इधर देखेंगे हम फोर्थ आर्टिकल भी इसी से रिलेटेड है, फिफ्थ आर्टिकल भी इसी से रिलेटेड है। तो इन पांच के अलावा एक आर्टिकल है यहाँ पर कि क्लाइमेट टैक्स लगाने का टाइम आ चुका है, जिसमें डायरेक्ट टैक्स पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए बजाय कि इनडायरेक्ट टैक्स। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से इस आर्टिकल को भी देखेंगे। और इधर ये वाला जो आर्टिकल है नीचे, जिसमें बताया जाएगा कि फॉरगेटिंग द सिटी, कि भोपाल की अगर हिस्ट्री देखें तो उसको एक बार जानना हमारे लिए ज़रूरी है, क्योंकि अभी जो रिसेंट एक आउटकम अभी आपको मिला कि जो भोपाल में हबीबगंज रेलवे स्टेशन है उसका नाम बदल करके रानी कमलापति स्टेशन के नाम से कर दिया गया है। तो उसको लेकर के यहाँ पर राइटर अपनी तरफ से भोपाल की हिस्ट्री को बताने की कोशिश कर रहे हैं, तो एक बार जानेंगे इसको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिटेल में डिस्कशन को। देखो, फर्स्ट आर्टिकल है स्टेप बैक एंड फॉरवर्ड। इस आर्टिकल में बताया जा रहा है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का कल नेशन को एड्रेस जो था उसमें उन्होंने अनाउंस किया, कल डे भी था गुरुपुरब, गुरु नानक जयंती भी थी कल की। तो अपने आप में आप ये देखो कि 3 फार्म लॉज जो चल रहे थे, जिनके ऊपर फार्मर्स लगातार प्रोटेस्ट कर रहे थे पिछले एक साल से भी ज़्यादा टाइम से, तो अल्टीमेटली उन तीनों फार्म लॉज को रिपील कर लिया गया। बहुत सारे एलिगेशंस लगाए गए कि कहीं लेफ्टिस्ट ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं, कहीं खालिस्तानी लोग वहाँ पर प्रमोट कर रहे हैं खालिस्तान की डिमांड को, एंटी नेशनल है ये मूवमेंट, बहुत सारी चीज़ें निकली है ना। इवन सरकार ने भी उनको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया था, बट अल्टीमेटली शांति से पीसफुली उन्होंने इस अपने प्रोटेस्ट को कंटिन्यू रखा और तीनों फार्म लॉज को रिपील कर लिया। ठीक है, तो इसमें देखो मेन जो मुद्दा है वो ये कि ये लॉज जब लाए गए थे ना, उसके पहले जो पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स होनी चाहिए उनको भी बाईपास किया गया था। जिसमें सबसे पहले तो पेंडेमिक चल रहा था, उस टाइम पर ऑर्डिनेंस लाया जाता है। ऑर्डिनेंस लाने के बाद में फिर पार्लियामेंट में जब अप्रूवल लिया जाता है इन बिल्स के लिए, तो उस टाइम पर अपोजिशन पार्टीज़ को या फिर जो भी इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ में इतना एंगेजमेंट नहीं थी। तो इस वजह से अपोजिशन पार्टीज़ ने भी बहुत ज़्यादा हंगामा मचाया था। आपको ध्यान है मॉनसून सेशन बहुत ही कम हो पाया था, उसकी मीटिंग्स बहुत कम हो पाई थी पार्लियामेंट की। ठीक है, फिर टाइम जैसे जैसे बीतता है फार्मर्स अपने मूवमेंट को लगातार एक स्ट्रेंथ देते चले जाते हैं। वैसे तो बेसिकली देखा जाए तो पंजाब और हरियाणा के ही फार्मर्स ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व थे, पर अभी आप देख सकते हो कि जो अल्टीमेटली जो आउटकम निकला है वो रिपील है तीनों फार्म लॉज का। पर सवाल ये है कि क्या इन तीनों फार्म लॉज को रिपील करने से क्या कोई सोल्यूशन निकल गया क्या प्रॉब्लम का? क्या हमारी एग्रीकल्चर सेक्टर को कोई रिफॉर्म्स की ज़रूरत नहीं है, या फिर जैसा चल रहा है ऐसे कैसे चलने देना है? तो इसके ऊपर हम दूसरा आर्टिकल यहीं से कंटिन्यू करते हैं। दूसरा जो आर्टिकल है दैट इज़ द अदर रिफॉर्म्स। देखो, एक तरफ देखा जाए तो फार्म लॉज को तो रिपील कर लिया, पर कितना कितना कोलैटरल कैजुअलिटी हुई है, कितना लॉस हुआ है, उसका कौन हर्जाना भुगतेगा? जहाँ पर इन 3 फार्म लॉज के बेसिस पे कोई चेंजेस लाए जा सकते थे, उन चेंजेस के लिए अपने आप में एक कहते हैं ना शुरुआत होनी थी ये, पर उन तीनों फार्म लॉज को रिपील करना कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म में नुकसान का कारण बन सकता है। जैसे कि यूरिया हमारे एक ऐसा फर्टिलाइज़र है जो कि हर कोई अपने खेत में डालता है बिना सोचे समझे। तो इसकी वजह से सॉइल की क्वालिटी बहुत ख़राब हो रही है, और दूसरा हम यूरिया को इंपोर्ट करते हैं तो उसकी वजह से भी हमें बहुत नुकसान होता है, हमारा बहुत सारा पैसा बाहर चला जाता है। तो ऐसे में यूरिया को न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी रिजीम में लाना था, वो नहीं लाना, वो लाना अब थोड़ी दूर की बात हो चुकी है। क्योंकि हमारे यहाँ पर जो सब्सिडी मिलती है वो फर्टिलाइज़र के ऊपर मिलती है, ना कि ये कि भाई आपके खेत में जो मिट्टी है उस मिट्टी की क्वालिटी के हिसाब से आपको फर्टिलाइज़र जो अवेल होना चाहिए, उसमें जो न्यूट्रिएंट रिक्वायर्ड है उसके हिसाब से सब्सिडी मिलनी चाहिए। पर हमारे यहाँ पर डीएपी, यूरिया, ठीक है, एमओपी, ये जो ऐसे फर्टिलाइजर्स हैं जिनको पूरा कंबाइनली हमारे यहाँ पर सब्सिडी दी जाती है, तो न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी रिजीम में इसको लाना ज़रूरी है। इसके आगे अगर देखें कि जो इनएफिशिएंसीज हैं सब्सिडीज़ में, फॉर एग्जांपल आप देखो इलेक्ट्रिसिटी में कितनी सब्सिडी मिलती है एग्रीकल्चर सेक्टर में, ठीक है, या फिर दूसरे जो भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं, टूल्स हैं, जिनका कि इनएफिशिएंटली यूज़ किया जाता है, उन रिसोर्सेज को एफिशिएंटली यूज़ करने के लिए प्रमोशन देना ज़रूरी था। उसके लिए सब्सिडीज़ बहुत इंपॉर्टेंट टूल है, पर वही चीज़ है अब ये रिफॉर्म भी नहीं लाए जा सकते। इसके अलावा जो
अभी सब्सिडीज हैं, इनको हटा करके पर एकड़ कैश ट्रांसफर अगर दिया जाता तो वो ज़्यादा ठीक रहता। इसका मतलब क्या हो गया कि हम मिनिमम सपोर्ट प्राइस की बजाय अगर इनकम सपोर्ट स्कीम पर रिलाई करें तो ज़्यादा ठीक रहेगा। एक ये चीज़, जैसे कि पीएम किसान ऑलरेडी चल रही है स्कीम, जिसमें कि पैसा दिया जाता है 6,000 रुपये पर ईयर के हिसाब से। तो बोले इस तरीके की स्कीम्स को हमें प्रमोट करने की ज़रूरत थी। साथ में आज ये जो फार्म लॉस को रिपील कर लिया गया है, तो इसमें कोई सब कुछ अभी सॉर्टेड नहीं हो चुका है कि हाँ फार्म लॉस खत्म हो गए तो सब ठीक है। मुद्दा और ज़्यादा एग्जर्वेट हो गया है। वजह कि जब ये फार्म लॉस नहीं लाए गए थे तब कम से कम मिनिमम सपोर्ट प्राइस तो अपने हिसाब से चल रही थी ना। अब फार्मर्स के डिमांड में एक और चीज़ ऐड हो गई है, दैट इज़ कि भाई एमएसपी को एक लीगल राइट बनाओ। अगर सरकार एमएसपी जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो देती है लगभग 23 कमोडिटीज़ के लिए, एग्रीकल्चरल कमोडिटीज़ के लिए, अगर वो नहीं देगी तो उसके खिलाफ, सरकार के खिलाफ कार्रवाई के लिए वो कोर्ट में जा सकते हैं। ठीक है, तो ये जो डिमांड है ये फार्म लॉस को लाने के बाद में ऐड हुई है, तो कम से कम ये डिमांड है, ये तो वाकई में नुकसान वाली हो जाएगी। कारण कि हमारे यहाँ पर जो एमएसपी के बेसिस पे जो प्रोक्योरमेंट होती है उसमें वीट और राइस, इन दो की डोमिनेंस ज़्यादा रहती है। और आप देखो 2020-21 में पैडी या वीट की जो प्रोक्योरमेंट है वो 14.5% ज़्यादा हुई है। क्यों? क्योंकि ये 3 फार्म लॉज आ गए थे, तीनों फार्म लॉज को लेकर के किसान नाराज थे और उनको राजी करने के चक्कर में प्रोक्योरमेंट ज़्यादा की सरकार ने। जबकि जो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के जितने भी आप देख सकते हो गोडाउंस हैं, उनमें एक्सेस में पड़ा है अनाज, और जिनको चूहे खा रहे हैं और ख़राब हो रहा है वो अनाज। तो सवाल क्या जाता है कि अब एमएसपी का जो लीगल राइट की डिमांड आ रही है उसको आप कैसे मैनेज करोगे, जैसे कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट की डिमांड आई थी उसी तरीके से। तो ये अपने आप में चैलेंजिंग होने वाला है। तो देखो बात ऐसी है, 3 लॉज की कुछ मेरिट्स भी थी, ऐसी बात भी नहीं है कि सारी डिमेरिट्स ही थी। हमने बहुत बार डिस्कस किया था कि इन लॉज में क्या प्लस पॉइंट है, क्यों इन लॉज को इम्प्लीमेंट होना चाहिए। और पार्लियामेंट्री कमिटीज़ ने भी सजेशन दिए हैं कि इन 3 लॉज में से एक लॉ को थोड़ा अमेंड करने की ज़रूरत है, 2 लॉज को थोड़ा अमेंड करने की ज़रूरत है और तीसरे लॉ को तो एज इट इज़ इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। इतना कुछ बताया हुआ था। ठीक है, उसके बावजूद इन लॉज को विड्रॉ करना। अब आप देखो कि गवर्नमेंट ने ये रिपील किए तीनों लॉज, तो क्या इनमें मेरिट्स नहीं थी? मेरिट की बात अगर करें, ट्रेडर, प्रोसेसर, रिटेलर, इनके बीच में और साथ में जो फार्मर है इनके बीच में एक प्रॉपर एक अंडरस्टैंडिंग सेट होने का प्रोग्राम था इसमें, जिसने एपीएमसी मंडीज के अलावा भी एक फार्मर अपने प्रोड्यूस को बाहर जाकर के बेच सकता था, डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट में आ सकता था किसी भी स्टेक होल्डर के साथ में, एक एग्री बिजनेस के कॉन्सेप्ट पे काम कर सकते थे कि जी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को सीधा आपने बिजनेस हाउस को सेल आउट कर दिया, बिचौलिए इंटरमीडियरीज को आपने रिमूव कर दिया, तो उसका फ़ायदा होता फार्मर को भी और उस बिजनेस हाउस को भी, अल्टीमेटली कंज्यूमर को भी। तो सवाल क्या है यहाँ पर कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जब से आए हैं ना, हमारे यहाँ पर एलपीजी पॉलिसी जब से आई है तब से एक चीज़ तो हमें देखने को मिली है कि 2 कदम आगे बढ़े हैं तो 1 कदम हमने पीछे लिया है। तो अब जो सिनेरियो है फार्म लॉस को लेकर के, वहाँ पर एडिटर अपना ओपिनियन ये दे रहे हैं कि इस बार तो ऐसा कुछ हुआ है कि हमने 3 कदम आगे उठाए, 1 कदम आगे उठाया था और 3 कदम पीछे चले गए हैं, क्योंकि हमने एक तो एमएसपी की जो लीगल गारंटी वाला जो प्रेशर है वो अब सरकार पे बना रहेगा। दूसरी चीज़ ये रह जाए, अब देखो एमएसपी अगर लीगल गारंटी के तौर पे अगर बन जाती है ना, तो फिर सरकार को और क्रॉप्स पे भी ध्यान देना होगा। जैसे हम देखते हैं ना कि किस तरीके से हम हमारी एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस को हेल्दी बना सकते हैं। तो एमएसपी जो डिक्लेयर करती है गवर्नमेंट, वो डिक्लेरेशन होना चाहिए वीट और राइस के अलावा जो दूसरी क्रॉप्स हैं उनके लिए भी। पर सवाल ये है कि क्या ये काम आसानी से हो पाएगा। अब देखो सब, एक तो ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट तो अपनी तरफ से इस मुद्दे को छोड़ दे और जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं उनको कह दे कि भाई आप अपने हिसाब से एग्रीकल्चरल लॉज, मार्केटिंग लॉज, लेजिस्लेशन क्रिएट करो, क्योंकि स्टेट्स में जो ऑपोजिशन पार्टी का रूल जहाँ जहाँ चल रहा है उन स्टेट्स ने भी अच्छे से ऑब्जेक्शन किया था। ठीक है ना। साथ में जो ट्रेडिंग कॉन्ट्रैक्टिंग कल्चर है इसको प्रमोट करने की ज़रूरत है, इसके लिए स्टेट्स को आगे आने की ज़रूरत है। दैट मीन्स एक कहते हैं मॉडल लॉ क्रिएट कर दिया जाए, है ना, मॉडल लॉ बना करके और स्टेट्स को सजेशन दे दे कि हाँ जी आप इस तरीके से काम कर सकते हो, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदे हो जाएंगे फार्मर्स को और साथ में स्टेट की इकोनॉमी को भी। ठीक है। और इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट को एक काम ज़रूर कर देना चाहिए, एक नया एक सेपरेट लॉ इंट्रोड्यूस करना चाहिए जिससे कि स्टॉक होल्डिंग लिमिट है उसको अबॉलिश किया जा सके। ठीक है। और फार्मर्स को इस चीज़ के लेकर के कोई इतना कोई सीरियस ऑब्जेक्शन भी नहीं है।
ठीक है। तो जिस चीज़ को लेकर के ऑब्जेक्शन नहीं है उस चीज़ को तो देखो रीइंट्रोड्यूस करने की ज़रूरत है, और बाकी जहाँ पर ऑब्जेक्शन है उसके लिए वैसे तो कल अनाउंसमेंट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कह दिया है कि जी एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की जाएगी जिसमें स्टेट गवर्नमेंट के पार्टिसिपेंट्स भी होंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट के पार्टिसिपेंट भी होंगे, एक्सपर्ट होंगे, फार्मर्स लीडर्स होंगे, उनके साथ भी बैठी इस कमेटी के रिकमेंडेशन बेसिस पे नए लेजिस्लेशन लाए जाएंगे। अब देखते हैं आगे क्या होता है। बाकी कुछ तो ये भी बोल रहे हैं, कुछ एक्सपर्ट्स का तो ये कहना है कि जी पंजाब और यूपी में इलेक्शंस आ रहे हैं, उन इलेक्शंस में अपनी पॉलिटिकल गेन बढ़ाने के लिए ये फार्म लॉज को विड्रॉ किया गया है। अब नेक्स्ट आर्टिकल्स पे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है द सेटबैक एंड द लेसन। इस आर्टिकल को देखो अशोक गुलाटी जी ने कहा, जो बात है वो हमने देख ही ली सारी की सारी। खैर मुद्दा आ जाता है अब कि एग्रीकल्चर में रिफॉर्म्स की ज़रूरत क्यों है। देखो बात ऐसी है कि हमारे यहाँ पर एग्री टू जीडीपी ग्रोथ की बात करें, एग्रीकल्चर की जो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है उसकी ग्रोथ रेट देखें तो 3.5% से ज़्यादा नहीं है पर ईयर। ठीक है, ये नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट के लिए भी सेम है और मनमोहन सिंह सरकार के लिए भी सेम ही चीज़ अप्लाई होती है। इसके अलावा ये ट्रेंड है, ये कंटिन्यू रहेगा। तो एग्रीकल्चर का जो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है या फिर जीडीपी का जो डिपेंडेंसी है एग्रीकल्चर पे वो लगातार डिक्लाइन करता चला जाएगा। अच्छा, मेनली किस पे कन्फाइंड हमारी एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस? राइस एंड वीट पे। आज अगर फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के स्टॉक्स की बात करें तो स्टॉक में ग्रेन है वो एक्सेस में पड़ा है। ठीक है, और ये चीज़ लगातार चलती रहेगी कि फूड सब्सिडी मिलेगी, सब्सिडी की वजह से प्रमोशन फिर से वीट और राइस को मिलता चला जाएगा। दूसरी चीज़ लीकेजेस, जो करप्शन के केसेस बनते हैं वो भी लगातार बने रहेंगे। ग्राउंड वाटर टेबल है वो लगातार डिप्लीट होता रहेगा, मेनली नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट पंजाब हरियाणा और नॉर्दर्न राजस्थान वाले एरिया की बात कर लो। मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड जैसी जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं वो लगातार एमिट होगी, जो कि सॉइल को भी पॉल्यूट करेगी और साथ में एयर को भी पॉल्यूट करेगी, मतलब ग्रीन हाउस इफेक्ट या ग्लोबल वार्मिंग को भी राइज करेगी। एग्रीकल्चर मार्केट की बात करें तो लगातार इसमें जो फार्म रिफॉर्म्स की बेसिस पे अभी जो इंटरमीडियरीज जो हुआ करते थे, जो एक्सप्लॉइटेटिव मैनर में अपने खुद के तो पैसे कमा लेते थे पर बीच में तो पैसा कमा लिया, बाकी फार्मर्स को और बिजनेस हाउसेस को कुछ बेनिफिट हो नहीं रहा या कंज्यूमर को कुछ ना कुछ कॉस्ट बियर करनी पड़ती थी। तो बोला अब उसका कोई सोल्यूशन अभी अवेलेबल नहीं है, बस एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की गई है, वो कमेटी क्या सोल्यूशन देगी वो टाइम बताएगा। ठीक है, इसके अलावा ये कहा जा रहा है कि अभी लेटेस्ट देखें, है ना, लेटेस्ट अभी जो रिपोर्ट्स हमारे पास में अवेलेबल है उसके हिसाब से अगर देखें तो हमारे यहाँ पर एग्रीकल्चर हाउस होल्ड की इनकम कितनी है मंथली? 10,218 रुपये पर मंथ। ठीक है, 2018-19 में, और 3.5% के हिसाब से पर एनम एग्रीकल्चर ग्रो कर ही रही है। तो इस एस्टिमेशन के हिसाब से आज के टाइम पे देखें तो एक एग्रीकल्चर हाउस होल्ड की इनकम कितनी है? 13,000 रुपये पर डे के हिसाब से, और 500 रुपये पर मंथ के हिसाब से आप एवरेज लगा दो, 6,000 पर ईयर के हिसाब से 500 रुपये पर मंथ पीएम किसान का, तो 13,500 रुपये पर मंथ हमारे यहाँ पर फार्मर्स की इनकम है एवरेज। तो सवाल ये कि 13,500 रुपये की इनकम में काम चल जाएगा क्या? तो इसके लिए ज़रूरी क्या है कि हमें हमारी 40% जो वर्क फोर्स जो कि एग्रीकल्चर सेक्टर में इन्वॉल्व है उसके लिए हमें काम करना ज़रूरी है। और ये जो सिचुएशन है ना, ये कोई हैप्पी सिचुएशन नहीं है। जब आप एक तरफ तो फार्म लॉज जो रिफॉर्म्स के लिए लाए गए थे वो विड्रॉ कर रहे हो, और दूसरी तरफ एमएसपी को आप डाइवर्सिफाई करोगे कि नहीं करोगे इस पर भी डाउट है, क्योंकि अभी एमएसपी 23 क्रॉप्स के लिए डिक्लेयर की जाती है पर उसका फ़ायदा मिलता है केवल गेहूं और चावल को, और उसका नुकसान एनवायरमेंटली इकोलॉजिकली हमें बहुत ज़्यादा उठाना पड़ता है। ठीक है, इसके अलावा एवरेज होल्डिंग साइज़ की बात करें कि हाँ भाई एक हाउस होल्ड के पास में कितनी ज़मीन है एक खेती करने वाले परिवार के पास में, तो हमारे यहाँ पर एवरेज कितना आता है? 0.9 हेक्टेयर। 1 हेक्टेयर भी पूरा नहीं है, जो कि लगातार डिक्लाइन हो रहा है क्योंकि फैमिलीज़ लगातार डिवाइड हो रही हैं और इसी वजह से लैंड फ्रेगमेंटेशन भी बढ़ता चला जा रहा है, ज़मीनों के टुकड़े होते चले जा रहे हैं। और इसकी वजह से नुकसान क्या हो रहा है कि एक जो प्रोडक्टिविटी आनी चाहिए, एक जो प्रोडक्शन का लेवल होना चाहिए वो नहीं आता, और हमारे फार्मर्स के लिए फ़ायदे का सौदा नहीं रहता खेती। अब सवाल ये है कि अगर ये फार्म लॉज इंप्लीमेंट होते तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट होता, लॉजिस्टिक सपोर्ट मिलता उससे, मतलब जो भी इन्वेस्टमेंट था स्टोरेज से रिलेटेड, प्रोसेसिंग से रिलेटेड, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म का इन्वॉल्वमेंट, डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करना, इसमें प्राइवेट सेक्टर बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होता है और बहुत फ़ायदा मिलता फार्मर्स को। पर वही चीज़ है कि अब अचानक से ये सेपरेट, अब इसको विड्रॉ करना लॉस को, इसकी वजह से नुकसान जो है वो लगातार बना रहेगा। आज
केवल आउटपुट की तरफ ही प्रॉब्लम नहीं है कि प्रोडक्शन अगर खेतों से हो गया तो उसके बाद में क्या चैलेंजेस हैं, इनपुट में भी चैलेंजेस लगातार है। फर्टिलाइजर सब्सिडी की बात कर लो, पावर सब्सिडी की बात करो, फार्मर्स को क्रेडिट रिक्वायरमेंट की बात करो, या फार्मिंग मशीन्स की अगर बात करें, अभी चल क्या रहा है, अभी किसान कर क्या रहे हैं। अब तो चलो थोड़ा रुक गया है, बाकी रुक तो क्या गया, मतलब ये सीजन अभी देख सकते हो, खरीफ क्रॉप के बाद में चावल के खेतों से जब वो जो स्टबल्स होती हैं उनको ऐसे कैसे जला दिया जाता है। उस टाइम पर अगर उनको प्रॉपर हेल्प मिल जाए, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन पे ध्यान दिया जाए, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग अगर प्रॉपर हो जाए, तो उससे फ़ायदा क्या हो सकता है कि जो ये स्टबल बर्निंग होती है उसकी जिम्मेदारी जो प्राइवेट सेक्टर में या कॉरपोरेट्स है ना, उनकी भी जिम्मेदारी फिक्स हो जाती है फिर कि हाँ जी आप ये स्टबल बर्निंग के लिए कुछ सॉल्यूशन दो। तो अपने जो कॉन्ट्रैक्ट वाले फार्मर्स उनको वो हेल्प दे सकते थे, पर वही चीज़ है, अब फार्म लॉस तो रिपील हो चुके हैं, तो इस ऑप्शन को एक बार तो ठंडे बस्ते में डाल दिया गया, अब टाइम बताएगा होगा क्या। बाकी तो देखो जो मुद्दा है मेनली फोकस ये है कि अमरिंदर सिंह ने ये कह दिया था कि जी भाई मैं बीजेपी के साथ में काम करने के लिए रेडी हूँ अगर ये फार्म लॉज रिपील होते हैं। तो ऐसे में देखो पंजाब में इलेक्शन है, यूपी में इलेक्शन है, इसको लेकर के यहाँ पे तंज कसा जा रहा है सरकार पर, और ये कहीं ना कहीं एक्सपर्ट्स के द्वारा रियलिटी भी कंसिडर की जा रही है। फिर राइटर आगे एक और क्वेश्चन मार्क खड़ा कर रहे हैं, तो ऐसे में तो अगर एग्रीकल्चर में इस तरीके के रिफॉर्म्स को रिपील करना पड़ गया, तो अब तो फिर इस तरीके से लोग धरने पे बैठ करके जो प्राइवेटाइजेशन से रिलेटेड जो रिफॉर्म्स लिए जा रहे हैं एयर इंडिया में फॉर एग्जांपल, तो ये भी फिर विड्रॉ कर लेगी सरकार। तो ऐसे में तो फ्रीबीज बांटने की पूरी कोशिशें हैं, जो कॉम्पिटिटिव पॉपुलिज्म का जो टेंडेंसी चल रही है कि हाँ जी एक पॉलिटिकल पार्टी ने क्या कह दिया, दूसरी पॉलिटिकल पार्टी और वोट लेने के चक्कर में और क्या कह रही है, बोले तो कंपटीशन चल जाएगा, ये तो देश को बर्बाद करने का काम हो गया। ये तो इस तरीके से इकोनॉमिक ग्रोथ और जॉब क्रिएशन जो कि लॉन्ग और मीडियम टर्म में ज़रूरत है उसका नुकसान हो जाएगा। अगर ये अभी फ्रीबीज़ की बात करें या जो एक तरीके से जितने भी रिफॉर्म्स लाए जा रहे हैं उनको विड्रॉ करने की बात करें, तो ये शॉर्ट टर्म में तो फार्मर्स को खुशी देगा कि उनको उनके हाथ में कुछ पैसा आ रहा है या फिर जो भी कुछ चल रहा है उसकी वजह से उनको कुछ प्रॉब्लम नहीं आए। पर लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म में देखो तो उस केस में उनको प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि ना तो ग्रोथ है फिर इस तरीके के पैटर्न में काम करने से, ना जॉब क्रिएशन हो पाएगी। तो इसके लिए रिफॉर्म्स तो लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी थे। ठीक है, तो राइटर अपनी नाराज़गी दिखा रहे हैं सीधी सीधी, क्योंकि हमने बहुत सारे आर्टिकल्स देखे थे, अशोक गुलाटी जी ने कितनी सारी अपनी तरफ से आर्टिकल्स सजेशन दिए थे जो कि इन फार्म लॉस को फेवर कर रहे थे। ठीक है, तो ये था इनका मुद्दा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल, द पावर ऑफ सिविल डिसोबीडियंस। देखो इस आर्टिकल को दुष्यंत दवे जी ने लिखा है। गुरुपूरब का दिन, ठीक है, कार्तिक मास की कार्तिक महीने की पूर्णिमा के दिन गुरु नानक जी का जन्म हुआ था 1469 में। ठीक है, तो ऐसे में 551st बर्थ एनिवर्सरी के टाइम पे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 3 फार्म लॉज को रिपील करने की बात की है, और ये पॉइंट आएगा पार्लियामेंट का जो विंटर सेशन शुरू होगा 29 नवंबर से, उसमें। तो ऐसे में राइटर जो है यहाँ पर हिस्ट्री को अटैच कर रहे हैं। एक तो क्या कि मुगल्स ने जिस तरीके से सिख्स को सप्रेस करने की कोशिश की थी, तो उसमें शहादत दी थी अपनी गुरु अर्जन देव ने, गुरु तेग बहादुर ने और गुरु गोबिंद सिंह के बेटों ने। इसके अलावा बंदा बहादुर, भाई मातीदास, इसके अलावा भाई सतीदास, भाई दयाल, ऐसे बहुत से लोग रहे हैं जिन्होंने सिखिज़्म को कंटिन्यू रखने के लिए अपनी तरफ से अपनी लाइफ को तक कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया। और महाराजा रंजीत सिंह जो कि अपने आप में बहुत ही हाइट्स पे कंसिडर किए जाते हैं अगर सिखिज़्म की बात की जाए तो। इसके अलावा 1920 की बात है जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हो गया था। लोकमान्य तिलक जी की तो डेथ हो गई थी, और फिर लाला लाजपत राय जी ने प्रिसाइड किया था और ये कहा था कि हम इस मूवमेंट को कंटिन्यू करेंगे। और महात्मा गांधी की मेन लीडरशिप थी जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट शुरू हो गया था। और आपको पता ही है कि अप्रैल 1919 में जो जलियांवाला बाग मैसेक्रे हुआ था, उससे भी कितना ज़्यादा नाराज़गी थी पंजाब में। और उसी चीज़ को लेकर के जो सर माइकल और डायर जो कि उस टाइम पे गवर्नर हुआ करता था पंजाब वाले एरिया का, उसको उधम सिंह मूवी जो आई थी आपने देखी होगी, उसमें इसको असैसिनेट भी करवा दिया जाता है। तो इस केस में क्या है, नॉन कॉपरेशन, नॉन वायलेंट, सिविल डिसोबीडियंट मैनर में काम करना, और टारगेट था स्वराज्य को अचीव करना। तो वही चीज़ अभी फार्मर्स ने अटेंड की, उन्हीं चीज़ों पर काम किया, और तो बोला यही है मेन पॉइंट कि हमारा जो पास्ट का एक्सपीरियंस है वो हमारे लिए आज भी रेलेवेंट है। ये चीज़ यहाँ पे बताई जा रही है।
इसके आगे जो राइटर मेन तो देखो इन चीज़ों पे फोकस कर रहे हैं, बाकी ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है कि जिस तरीके से पास्ट में हमने गांधी जी की लीडरशिप में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू किया था, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट शुरू किया था, तो उनमें हमें बहुत हद तक सफलताएं मिली थी और उन्हीं से हमने अभी लर्निंग्स हमारी अप्लाई की है। ठीक है, बाकी तो कुछ इतना कंटेंट इतना इम्पोर्टेंट नहीं है कि हाँ जी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जिसको हमें टू द पॉइंट देखने की ज़रूरत हो। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है टाइम फॉर ए क्लाइमेट टैक्स। इस आर्टिकल को क्रिस्टोफ जेफरलोट और विहांग जुमले ने लिखा है। देखो क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 26 अभी ग्लासगो में कंक्लूड हुई है और ये है कि रिच कंट्रीज़ के ऊपर ज़्यादा जिम्मेदारी देनी है, पर वही चीज़ है क्या रिच कंट्रीज़ कुछ करेंगे तो उनका एक बिहेवियर देखा जा रहा है, दैट इज़ सेल्फिश नेचर। दैट मीन्स कि उन्होंने जो फ़ायदा उठाना था नेचर का उठा लिया, अब बर्बादी का सामना सबसे ज़्यादा डेवलपिंग कंट्रीज़ को करना पड़ रहा है। तो रिच कंट्रीज़ बिल्कुल भी इस चीज़ को अपनी जिम्मेदारी के तौर पे नहीं ले रहे हैं। तो बोलो वही चीज़ आप अप्लाई कर दो यहाँ पर इंडिया में भी। इंडिया में अगर ऑक्सफैम रिपोर्ट को देखें, 2018 में जो ऑक्सफैम रिपोर्ट आई थी उसमें क्या था कि इंडिया की जो टॉप 10 रिच इंडियंस है ना, उनके पास में इंडिया की टोटल वेल्थ का 77.4% वेल्थ उन्हीं के हाथों में है। ठीक है, जो कि 2017 में केवल 73% ही हुआ करता था, 4% बढ़ गया था। इसके अलावा आप देख सकते हो कि इस रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया की जो टोटल वेल्थ है उसका 58% देखें तो इंडिया के केवल 1% पॉपुलेशन के पास में ही है। इनइक्वालिटीज़ का आइडिया है यहाँ से। इसी तरीके से वर्ल्ड पॉपुलेशन के हिसाब से देखें तो इंडिया वर्ल्ड की जितनी पॉपुलेशन है उसके अंदर 1% जो पॉपुलेशन है उनके पास में वर्ल्ड की टोटल वेल्थ का 50% है। इनइक्वालिटीज़। इसके आगे आप देख सकते हो कि कंबाइंड इनकम देखें अगर, है ना, हैंडफुल ऑफ पीपल की 2017 में, वो इंडिया के बजट से भी ज़्यादा थी। मतलब इंडियन गवर्नमेंट का जितना बजट होता है ना उससे ज़्यादा तो हमारे यहाँ पर जो बिजनेस टाइकून्स हैं या जो रिच लोग हैं उनकी वेल्थ है। आप आप समझो कितनी ज़्यादा इनइक्वालिटी है। इसके अलावा IIFL वेल्थ ह्यूरन इंडिया रिच लिस्ट में आप देखो 2019 में कि 953 रिचेस्ट फैमिलीज़ जो हैं इंडिया की, मतलब 953 रिचेस्ट फैमिलीज़ को रिकॉग्नाइज़ किया गया था इस सर्वे में। ठीक है, इसके आगे और क्या बताया जा रहा है कि इंडिया की GDP की बात करें तो इसमें 953 रिचेस्ट फैमिलीज़ का कंट्रीब्यूशन बहुत ही ज़्यादा है। अब आ जाओ थोड़ा सा और आगे, इनइक्वालिटीज़ के लिए डेटा आपके पास में इतना ज़्यादा हो जाएगा जिसकी हद नहीं है कि जी 34,000 इंडियंस ऐसे थे जो कि मिलेनियर्स हुआ करते थे 2000 में, जो कि अब बढ़कर के 7,59,000 हो चुके हैं। इसका मतलब आप देख लो कि एवरेज वेल्थ जो है मिलेनियर्स के पास में वो टोटल वेल्थ का 74% से ज़्यादा है अभी पिछले टाइम में जो ग्रोथ हुई है उसमें। तो ये चीज़ें, ये एविडेंसेस क्यों लाए जा रहे हैं? ये एविडेंसेस इसलिए लाए जा रहे हैं कि आज जो जिम्मेदारी है वो रिच कंट्रीज़ की जिस तरीके से हम इंश्योर करना चाह रहे हैं उस तरीके से रिच लोगों की भी होनी चाहिए, उनकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स करनी चाहिए। ठीक है, इसके लिए सजेशन क्या दे रहे हैं कि इनके ऊपर 4% कार्बन टैक्स या क्लाइमेट चेंज टैक्स लगा देना चाहिए जो भी रिच लोग हैं। आप मान करके चलो अगर 4% रिच लोगों पे ये टैक्स लगा दिया जाएगा ना तो इससे बहुत पैसा इकट्ठा हो जाएगा और उस पैसे का यूज़ किया जा पाएगा जो भी प्रॉब्लम आ रही है उन प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने के लिए। पर समस्या क्या आ रही है? समस्या सबसे बड़ी ये आ जाती है कि जी हमारे यहाँ पर डायरेक्ट टैक्स को तो सरकार रिमूव कर रही है लगातार। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो कि डायरेक्ट टैक्स में इनकम के हिसाब से टैक्सेशन लगता है हमारे, है ना, और 2019-20 के बजट में 2000 से लेकर के 2.5 लाख रुपए तक टैक्सेशन को फ्री कर दिया, 2.5 लाख रुपए तक बढ़ा दिया था। 5 लाख रुपए तक जिसकी इनकम है एनुअली उसके ऊपर टैक्स 5% कर दिया। तो इस तरीके से जो टैक्स कलेक्शन था, डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन था, वो रिड्यूस हो गया। कितना? 1,10,210 का टारगेट था वो बढ़कर के 75,000 तक आ गया। ओवरऑल पॉइंट क्या है? डायरेक्ट टैक्सेशन रिड्यूस हो गया। डायरेक्ट टैक्सेशन में और भी टैक्सेशन आते हैं, फॉर एग्जांपल जो कॉरपोरेशन टैक्स लगते हैं वो टैक्सेस भी और रिड्यूस कर दिए जिससे कि हमारे यहाँ पर इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है। वेल्थ टैक्स भी रिड्यूस कर दिया।
तो इसका खामियाजा सरकार खुद तो भुगतेगी नहीं, अब सीधी सी बात है वो कहीं और से निकालेगी पैसा, और वो पैसा निकालना शुरू कर दिया इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो मतलब क्या हो गया कि एक तरफ तो डायरेक्ट टैक्स जो कि वेल्दी लोगों पे लगते हैं वो तो रिड्यूस कर दिया सरकार ने, और इनडायरेक्ट टैक्स जो कि सभी इंडियंस पे इक्वली लगते हैं, चाहे उनकी इनकम 10 रुपये पर मंथ हो, चाहे 50 लाख रुपए पर मंथ हो, चाहे 1 करोड़ रुपए, चाहे कितने ही रुपए इनकी पर मंथ इनकम हो, सब पे इक्वल लगता है। कि जी आप कोई साबुन खरीदने जा रहे हो तो वो जो पैसे वाला है वो भी उतने ही पैसे देगा जितना कि आप दे रहे हो। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस तो इक्वली सबको हिट करते हैं, जबकि डायरेक्ट टैक्स है उसमें आप जो पैसे वाले लोग हैं उनको थोड़ा सा आप टारगेट कर सकते हो। तो ऐसे में आप देख सकते हो कि इनडायरेक्ट टैक्सेशन में अगर देखा जाए तो जहां इनडायरेक्ट टैक्सेशन का टोटल जो पूल हुआ करता ना टैक्स कलेक्शन का, उसमें कंट्रीब्यूशन 2000 यूपीए गवर्नमेंट के टाइम पे कितना था, 39% के लगभग था। यूपीए सेकंड के टाइम पे 44% था, जो कि बढ़कर के अभी करंट रिजीम में कितना चल रहा है, 50%। इसका मतलब क्या हो गया कि इनडायरेक्ट टैक्स हमारे लगातार बढ़ता रहा है। इसके अलावा जो एक्साइज ड्यूटी लगती है, पेट्रोलियम की बात करें तो उसको भी कम नहीं किया जा रहा है। अभी रिसेंटली चलो 1-2 दिन में हमने न्यूज़ सुनी है कि एक्साइज ड्यूटी कम कर दी है, कहीं पे वैट कम हो रहा है, वैल्यू एडेड टैक्स राज्य सरकारें कम कर रही हैं। पर सवाल ये आ जाता है कि इससे कितना फ़र्क पड़ रहा है, क्योंकि एक तरफ तो आप लगातार फ्यूल पे प्राइस राइज होने दे रहे हो और दूसरी तरफ आप ये कहते हो सब्सिडी दे रहे हैं या फिर कोई रिलैक्सेशन देना है, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं निकलता। तो इसके लिए वही डायरेक्ट टैक्स के ऊपर ज़्यादा रिलायंस का मेन फोकस है यहाँ पर, ठीक है ना। क्योंकि एक्साइज ड्यूटी अगर पेट्रोलियम पे लगती है तो वो महंगाई वैसे ही राइज कर देगी, और पेट्रोलियम के प्रोडक्ट डीजल या फिर पेट्रोल ये तो ऐसे हैं कि जिनका चाहे प्राइस कितना हो, जिनकी भी एनर्जी रिक्वायरमेंट हो, वो तो पूरी करने के लिए वो मजबूर है वहाँ पे, ठीक है। तो रेवेन्यू कलेक्शन को बिल्कुल डाउन नहीं होने देना चाह रहे। दूसरी चीज, पेट्रोलियम के ऊपर अगर प्राइसेस राइज भी हो रही है तो आप देखो, आपने कभी नोटिस किया हो तो स्टेट गवर्नमेंट्स भी कभी ऑब्जेक्शन नहीं करती है। वजह, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट्स को भी अच्छा खासा पैसा मिलता है, ऑपोजिशन पार्टीज भी जो हैं वो ऑब्जेक्ट नहीं करती है पेट्रोलियम की प्राइस राइज होती है तो। क्यों? क्योंकि उनके पास में भी अच्छा खासा रेवेन्यू कलेक्शन का जो सोर्स है वो पेट्रोलियम ही है। तो सवाल ये आ जाता है कि अभी क्या किया जाए। वही एक तरीका है कि भाई डायरेक्ट टैक्स जो है वो लगाया जाए जो वेल्दी लोग हैं उन पर, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट जो आर्टिकल है देखो, फॉरगेटिंग द सिटी, आर्टिकल को यहाँ पर लिखा गया है अंशु सालूजा के द्वारा। ये बोल रहे हैं कि किस तरीके से पॉलिटिशियन अपनी पॉलिटिक्स या फिर वोट बैंक या फिर अपनी आइडियोलॉजी को प्रमोट करने के चक्कर में बहुत सारे ऐसे काम कर देते हैं जिसके पीछे हिस्ट्री चेक ही नहीं की जाती है। तो सवाल यहाँ पर आ जाता है, भोपाल में अभी जो हबीबगंज रेलवे स्टेशन है उसका नाम चेंज करके अब रानी कमलापति नाम से कर दिया गया है, जो कि गोंड क्वीन थी 18th सेंचुरी में, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से। खैर अब मुद्दा आ जाता है भोपाल की हिस्ट्री जानने का। पॉलिटिक्स से हमें इतना कोई लेन देन नहीं है, पर हाँ थोड़ी सी जानकारी होनी ज़रूरी है। देखो, स्टेट ऑफ भोपाल है वो फाउंड किया गया था 1722 में। उस टाइम पर एक लीडर था जिसका नाम था दोस्त मोहम्मद खान। ये एक अफ़गान एडवेंचरर था जो कि बेसिकली मुग़ल आर्मी को सर्व किया करता था, पर अपने खुद के, आप कह सकते हैं ना कि खुद के फॉर्च्यून को चेक करने के लिए कि हाँ जी मैं भी कुछ राजा वाला काम कर सकता हूँ कि नहीं, तो इस वजह से उन्होंने भोपाल स्टैब्लिश कर दिया। फिर इसके सक्सेसर ने कंटिन्यू किया। फिर उसके बाद में 19th और 20th सेंचुरी की अगर बात करें तो 4 रिमार्केबल बेगम्स यहाँ पर रह चुकी हैं, मतलब क्वीन किंग यहाँ पर रह चुकी है, मतलब लेडी किंग जिसको बोलेंगे हम, क्वींस रह चुकी हैं। उनका नाम है कादिशा, कुदसिया, एक का नाम है सिकंदर जहाँ, एक का नाम है शाहजहाँ और एक का नाम है सुल्तान जहाँ। तो इस तरीके से 4 यहाँ पर बेगमों ने यहाँ पर रूल किया हुआ है। और इसमें आप देख सकते हो भोपाल में बेगम का जो रूल था वो एंड हो जाता है सुल्तान जहाँ के साथ में 1926 में। आप देख सकते हो भोपाल में जो अभी जो करंट यंगर जनरेशन के जो लोग रह रहे हैं उन लोगों के लिए ये मेमोरी अपने आप में इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। बस फिर बाद में वही चीज़ आती है कि 1956 में जब स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन की रिकमेंडेशन के बेसिस पे देखें तो भोपाल फिर बाद में मध्य प्रदेश का पार्ट हो ही जाता है और मध्य प्रदेश की कैपिटल बना दी जाती है 1956 में। तो ये तो हिस्ट्री बता रहे हैं और बाकी फिर पॉलिटिक्स को समझा रहे हैं। इसके अलावा ग्वालियर हो गया, इंदौर हो गया, ये भी कुछ और मेजर सिटीज़ हैं एमपी की जिनकी भी कुछ ना कुछ हिस्ट्री रही हुई है। बस मेन तो भोपाल के बारे में जानना था, अभी वो देख लिया हमने। तो इस डिस्कशन में ज़्यादा कुछ था नहीं आज, तो
एग्रीकल्चर रिफॉर्म को लेकर के नाराज़गियाँ, सजेशन कुछ और, ये प्रताप भानु मेहता जी का भी जो यहाँ पर आर्टिकल है, इसमें जो मेन चीज़ें थी वो हमने देख ली है, वो मोर और लेस बाकी आर्टिकल्स में कवर हो गई, तो एडिशनली इसको डिस्कस करने की ज़रूरत है नहीं हमें। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।